हेलो स्टूडेंट्स, कर रहे हैं हम लोग क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर है और फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का नेम है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेशन लॉस की बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन लॉस, हमारे पास टोटल 4 कंजर्वेशन लॉस है। 4 कंजर्वेशन लॉस और हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कंजर्वेशन की, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को वी कॉल लीनियर मोमेंटम। तो अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी प्रोसेस से पहले कोई क्वांटिटी थी और प्रोसेस होने के बाद भी अगर क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो तो उसे हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें समझने के लिए क्या है कि मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 और m2 है रिस्पेक्टिवली। m1 की जो इनिशियल स्पीड है वो v1 लेट कर लो और m2 की जो इनिशियल स्पीड है उसे u2 लेट कर लो। हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट की भी स्पीड u1 लेट कर लेते हैं। तो जो टोटल मोमेंटम है दोनों का वो क्या होगा, m1 u1 ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया, प्लस m2 u2 ये मोमेंटम हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट का। दिस इज वी कैन से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराने से पहले। एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, ये अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ पे टोटल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद मान लो जो फर्स्ट मास है उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और सेकंड मास की वेलोसिटी v2 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जो अब नया मोमेंटम है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा m1 v1 और सेकंड का हो जाएगा m2 v2। जब इसको आप प्लस कर देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, इनके अलावा कोई भी और ऑब्जेक्ट या कोई और फोर्स फैक्टर नहीं करेगी, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो मोमेंटम है टकराने से पहले टकराने के बाद का इट विल बी सेम। मान लो इसकी वैल्यू अगर 10 आ रही है तो टकराने के बाद भी मोमेंटम कितना रहेगा, 10 रहेगा। हालांकि इंडिविजुअल मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपका टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। और इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। याद रखना है हमें कि कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। एफ ई शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। और एक और बात है, यहाँ पे आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब आप एक गन से फायर करते हैं तो फिर क्या होता है, जो बुलेट है वो तो आगे जाती है लेकिन जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करती है। ये इसीलिए होता है कि ताकि जो मोमेंटम का मतलब कंजर्वेशन है उसको अवे करने के लिए, कैंसलेशन करने के लिए जो गन है उसको पीछे मुड़ना होता है, रिकॉइलिंग होनी होती है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लोगों का मोमेंटम कंजर्व करता है। ये आपका था पहला कंजर्वेशन लॉ। चलिए इसको क्लियर करते हैं और अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि एनर्जी ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपली एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और उसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इसमें अब आपके पास है क्या, आपने सपोज करो, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया है एक बल्ब, तो उससे क्या होगा, हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। जो बल्ब है वो दो तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, एक पार्ट उसका लाइट एनर्जी में जाता है और दूसरा पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में खर्च होता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी आप दे रहे हो वो एंड में भी टोटल एनर्जी के इक्वली रहता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कहेंगे कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है नई एक रिएक्शन में और ना ही वो लॉस्ट होती है, सिंपली अलग अलग फॉर्म्स में वो डिवाइड हो जाती है। अब आपको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से होती है या शेप की वजह से होती है। जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम की बात करते हैं तो इन्हें हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और किसी भी सिस्टम में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो एक कांस्टेंट होती है। आप लोगों को शायद याद भी हो, 9th क्लास में आपने एक चीज किया था कि अगर बॉल ग्राउंड पे है, अगर बॉल समवेयर इन बिटवीन इन दो पोजीशन के है और एक बॉल यहाँ पे है टॉप पोजीशन पे, यहाँ पे तीनों पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात होती थी, यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी की बात होती थी, और यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात होती थी, और तीनों में ही जो वैल्यूज थी आपको सेम मिलती थी। और इससे ये प्रूव होता था कि एनर्जी जो है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, सिंपली एक से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहती है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा डन होता है। थर्ड जो कंजर्वेशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप लोगों को लीनियर मोमेंटम क्लियर हो गया तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी आप लोगों को समझना बेहद आसान है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, देखिए लीनियर मोमेंटम में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सीधी लाइन में जाना है, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या हो गया है, एंगुलर मोमेंटम में हो गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट यानी कि गोल घूमना पड़ेगा, और तब जो मोमेंटम उसके साथ एसोसिएट होगा उसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो एल यूज किया जाता है सिंबल, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है और वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता था, उसी तरीके से किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है, में भी कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर मुझे लीनियर मोमेंटम की बात करनी होती थी तो मैं कहता था कि फोर्स जो एक्सटर्नल वो जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्स की बात नहीं करते, यहाँ पे टॉर्क की बात होती है। तो टॉर्क जो है वो शुड बी इक्वल टू जीरो। जब टॉर्क आपका जीरो होता है, एक्सटर्नल टॉर्क यू कैन से, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी सिस्टम का चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, और उसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जिसके बारे में आप +1 में आगे जरूर पढ़ोगे। जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, वो अपना ऑर्बिट का प्लेन मेंटेन रखते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी इसी प्लेन में उनका कांस्टेंट रहता है, और वो इसी वजह से है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रूल यहाँ पर ओबे होता है। इसके बारे में भी आप ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, फोर्थ एंड लास्ट लॉ है जो कंजर्वेशन का, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज आपको पता है दो टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब भी यही है कि ना तो नया चार्ज क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता, सिंपली एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। हमें पता है कि एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है
और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एक एटम हमारी न्यूट्रल होती है, मतलब इसका ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ गया, सही पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसे एटम ना बोल के हम लोग आयन बोलना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोला जाता है और नेगेटिव आयन को एनाइन बोला जाता है। ओके, अब कैटायन कब बनता है? अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और उसे हम लोग एनाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर किसी आप आइसोलेटेड सिस्टम की अगेन बात करते हैं, किसी फिक्स सिस्टम में अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो दूसरे एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से अगर हम लोग, आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप एक प्लास्टिक के पेन को रब कर लेते हो तो जो पेपर के बिट्स होते हैं वो इसके साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या चीज है, जब हम लोग अपने ड्राई हेयर से इस कॉम्ब को रब करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। तो वो चार्ज जितना हेयर के पास है और जितना आपके कॉम्ब के पास है, रब करने से पहले मान लो उसकी कुछ वैल्यू है 10, मान लो हेयर के पास 4 है और कॉम्ब के पास 6 है, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूँ यहाँ पे। रब करने के बाद मान लो हेयर ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसके ऊपर 7 आ गया, तो कॉम्ब ने 3 लूज कर दिए तो 3 रह गया। लेकिन जब आप टोटल करोगे यू विल स्टिल गेट 10। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज जितना आपका प्रोसेस करने से पहले था उतना ही प्रोसेस करने के बाद भी है, और इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो ये 4 लॉज ऑफ कंजर्वेशन थे आपके चैप्टर में, जो आप लोगों को पता होने जरूरी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।